Hello everyone, welcome to Tarun IAS. So this is your host and host Shivam Shukla. I am back with our new series of videos after prelims 2023 is over. So for mains 2023 and 24, I am starting this new series. Tarun IAS has exclusively designed this series for you guys. The name is मेंस 2023 करंट अफेयर्स सीरीज. ठीक है, जिसमें we'll cover top 75 issues in news with मेंस पर्सपेक्टिव. तो जितने दिन का ये फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है उतने ही दिन आपके पास एक इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट करंट इश्यूज कवर करेंगे हम, जिसमें से इस साल या नेक्स्ट ईयर कुछ ना कुछ पर्टिनेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं. इस करंट अफेयर सीरीज में आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन फॉर्मेट में मेंस के हिसाब से तो मिलेगा ही, काफ़ी सारा ऐसा फॉर्डर भी आपको मिलेगा जो नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स में काम आएगा, और उस फॉर्डर को आप अपने एग्जिस्टिंग मेंस और नेक्स्ट मेंस में इन बॉडी, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हो. और वो भी मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि आप कैसे ये पर्टिकुलर चीज़ यूटिलाइज करोगे. आज का जो सीरीज में जो हमने इशू चूज किया है वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया. मंडे से यानी 26 ऑफ जून से हमारा पॉलिटी का सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है. उसी सीरीज में आपको हेल्प करने के लिए ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का इशू हमने चूज किया है. वैसे तो ये बहुत डायनामिक इशू है, बट इसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट स्टैटिक पोर्शन का भी है. ठीक है, तो इसका एक बैकग्राउंड होमवर्क करना पड़ता है. ये इशू एक बहुत डायनामिक इशू है जिसमें आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन फॉर्मेट में नोट मेकिंग भी करना पड़ेगा. तो जो आज के इस लेक्चर का जो हैंडआउट के तौर पे आपका निकलेगा पीपीटी, आप उसको भी यूज कर सकते हो, और आप इस लेक्चर के आउटकम के तौर पे खुद भी एक नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पर्टिकुलर लेक्चर में से जॉट डाउन करो और उसको 1 पेज 1 इशू के फॉर्मेट में मेंटेन करो. ठीक है, इसमें मैंने जितना भी शुरू से बैकग्राउंड से लेके और आज तक जितनी भी रिफॉर्म्स आई हैं उन सबका एक टाइमलाइन वाइज कवरेज किया है, इशू को भी डिटेल में एनालाइज किया है, और उसके साथ साथ आपको जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं अलग अलग लेवल पे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, इलेक्शन कमीशन ने अपनी क्या रिकमेंडेशन दी, लॉ कमीशन ने क्या बोला, इसके अलावा कुछ जो अलग अलग कमिटीज़ बनी उनके थ्रू क्या आउटपुट निकल के आया, और कितनी इंप्लीमेंट हो चुकी है और कितना इंप्लीमेंट होना बाकी है. ये सब चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देख लेते हैं भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. सबसे पहले सिंपल सा वर्ड है. इलेक्टोरल मतलब समथिंग दैट इज बीइंग यूज्ड टू इलेक्ट समथिंग. ठीक है, जिस पर्टिकुलर मेथड का हम यूज करके हम कुछ इलेक्ट कर रहे हैं, किसी को चुन रहे हैं, वो तो इलेक्टोरल सिस्टम. तो अभी का हमारे यहाँ जैसा सिस्टम है वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम फॉर अपॉइंटिंग MLAs एंड MPs. ठीक है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर अपॉइंटिंग राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो करंट इलेक्टोरल सिस्टम में कुछ ना कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से इसमें रिफॉर्म्स की आवश्यकता है. तो वो रिफॉर्म्स हम कब लाएं, कैसे लाएं, इस प्रोसेस को लेके आने के प्रोसेस को ही, इस थॉट प्रोसेस को ही हम बोल रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म. यानी इट इज द चेंज इन द इलेक्टोरल सिस्टम to improve how public desires are expressed in election results. मतलब जैसा पब्लिक चुनना चाह रही है नेता, क्या वैसा ही नेता चुन के पार्लियामेंट में या फिर MLC यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पे जा रहा है या नहीं जा रहा. इस चीज को एनालाइज और इंश्योर करता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का प्रोसेस. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं व्हाट इज देयर. ओके, वी विल डायरेक्टली हिट द बुलेट. बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं, बीट अराउंड द बुश नहीं करेंगे हम. तो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स रिलेटेड टू द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया, डायरेक्टली ये प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और मीन्स में भी आप इंट्रोडक्शन में इस पर्टिकुलर आर्टिकल को कोट करते हुए इंट्रोडक्शन अपना स्टार्ट कर सकते हैं. तो सीधा सीधा देख लेते हैं. आर्टिकल 324 ये क्या कहता है. कॉन्स्टिट्यूशन एंट्रस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सुपरवाइज, डायरेक्ट and control the entire procedure and machinery of election, and also for some other ancillary matters to the Election Commission of India under the Act Article 324. सीधी सी बात है, इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी और उससे रिलेटेड जैसे भी डिसीजन ऑन द स्पॉट लेने पड़े, ये सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है. ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया. कौन से आर्टिकल ने बोल दिया? 324.
अब 325 ने आगे क्या फर्दर गया, उसने बोला देयर शैल बी वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी for election to either house of the parliament or to the house or either house of the legislature of a state, and no person shall be ineligible for inclusion in any such role or claim to be included in special electoral roll for any such constituency on grounds only of religion, caste, sex, race or any of them. सीधा सीधा बोल रहे हैं कि भाई जो भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी उसमें एक सर्टेन लॉ के हिसाब से हम सेट ऑफ पीपल को इलेक्टोरल रोल की लिस्ट में डालेंगे. इलेक्टोरल रोल यानी आपका जो वोटर आईडी, आप वोटर बन रहे हो तो आपकी जैसे करंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अनुसार आप जब 18 साल के हो जाते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर इलेक्टिंग द योर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव. तो इसी चीज की वो बात कर रहा है. तो हम किसी भी पर्सन या सिटीजन ऑफ इंडिया को हम इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, इंक्लूजन से रोक नहीं सकते जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कि आप पर्टिकुलर रिलीजन, रेस या कास्ट या सेक्स से बिलोंग करते हो तो हम आपको रोक देंगे, ऐसा नहीं कर सकते. तो ये बात कह रहा है इलेक्टोरल रोल यानी आपकी वोटर आईडी आपका एक अधिकार है, राइट टू वोट. तो ये 325 ये आपको एक तरह से इम्प्लिसिटली बोल रहा है. 326 ये क्या बोल रहा है, इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, यानी 18 ईयर्स होगी एज. तो एज कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है, आर्टिकल 326. नेक्स्ट वुड बी 327. यहां पे क्या बोल रहा है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन to the legislature subject to the provisions of this constitution. Parliamentary may from time to time by law made provision with respect to all the matters relating to or in connection with election to either houses of the parliament or to the house or either house of the legislature of a state. मतलब पार्लियामेंट को अधिकार है वो डिफाइन करे, डिसाइड करे और प्रोविजंस बनाए किस तरह से हम जो है इलेक्ट करेंगे आपका रिप्रेजेंटेटिव. नेक्स्ट इज 328. ये क्या बोल रहा है, पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन टू सच लेजिस्लेचर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लेजिस्लेचर का भी कुछ पावर है स्टेट के, वो सर्टेन चेंजेस कर सकता है अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में, ठीक है, और इलेक्शंस के प्रोसेस में. तो यहाँ पे पार्लियामेंट को भी पावर है और स्टेट के लेजिस्लेचर को भी पावर है, ये डिफाइन कर रहा है 327 एंड 328. तो ये तो आपने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है इस बारे में, ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं इश्यूज इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. ऐसे कौन से इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत पड़ रही है, यानी हमारा करंट इलेक्टोरल पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है. तो सबसे पहले इसमें आ गया आपका मनी पावर, ठीक है. मतलब इलेक्शन में पैसा बोलता है, सिंपल सी बात. जिसके पास ज्यादा मनी, दे डिराइव द प्रोसेस, बेसिकली दे डिसाइड कि भाई कौन इलेक्ट होगा, ठीक है. फंडिंग मतलब एक तरह से अनरेगुलेटेड फंडिंग, जो जितना पैसा बहाएगा वो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे पावर में आने के. तो दिस थिंग इज मनी पावर, पावर बीइंग एक्वायर्ड थ्रू द मनी. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सोशल, जो सबसे डेंजरस सोशल इविल है इन टर्म्स ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. नेक्स्ट इज मसल पावर, जो जितना पावरफुल होगा, ठीक है. बाहुबली लोग जैसे गुंडे लोग या डॉन लोग जो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, है ना, बहुत सारे क्रिमिनल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मसल पावर, जो लोगों को डरा धमका के वायलेंस के थ्रू या प्री इलेक्शन इंटिमिडेशन डरा के या बूथ कैप्चरिंग करके पावर में आ जाते हैं. तो ये प्रोसेस एक और इशू है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का. ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी करंट पॉलिटिकल सिस्टम्स के लिए. सबसे बड़ा चैलेंज है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द क्रिमिनल्स. दोनों ही कीवर्ड आपके काफी इंपॉर्टेंट हैं. आप अपने आंसर में इन कीवर्ड्स को मेंशन करोगे तो एक अच्छा वेटेज मिलता है, ठीक है. दोनों ही कीवर्ड में बेसिक सा डिफरेंस है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स यानी हमारी करंट राजनीतिक सिस्टम जैसा था, ठीक है, उसमें क्रिमिनल्स का प्रोलिफरेशन हो गया, नंबर ऑफ क्रिमिनल्स बढ़ गए, ठीक है. तो इससे हमारी ओवरऑल पॉलिटिक्स गंदी हो गई, ठीक है. आप अपने दोस्त से कभी बात कर रहे होते हो तो वो बोलता है कि तू ज्यादा राजनीति मत कर. तो व्हाट डज दिस वर्ड डिनोट,
वो यही डिनोट करता है कि हमारी पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है कि जो हम नॉर्मल बात भी कर रहे हैं लोगों से, उसको पॉलिटिक्स से कंपेयर कर दे रहे हैं। मतलब पॉलिटिक्स का मतलब गलत चीज़ करना, जबकि पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन, ठीक है। तो एंट्री ऑफ द क्रिमिनल्स इन द पॉलिटिक्स हैज़ मेड इट लुक सो बैड, ठीक है। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स इज़ अ मेजर चैलेंज। और दूसरा पोर्शन जो है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द क्रिमिनल्स, ये भी मतलब पैरेलली हुआ है, बट इसका मतलब ये है कि भाई क्रिमिनल्स जो थे उनको हमने राजनीतिक प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट करके जो है पॉलिटिशियन बना दिया। तो दोनों ही प्रोसेस पैरेलली हुए हैं, जिसकी वजह से चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में हो रहा है, तो यहाँ पे आप कीवर्ड यूज कर सकते हो पॉलिटिकल पैटर्नेज एंड प्रोटेक्शन, यानी जो क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, पहले पावर में आने से पहले क्रिमिनल्स हेल्प कर रहे हैं डरा धमका के पॉलिटिशियन को पावर में लाने में, ठीक है। फिर वो जब पावर में आ गया तो फिर वो अपना जो भी उगाही वसूली, ठीक है, अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज, किडनैपिंग, ये सब कंटिन्यू रखते हैं। सारे इंपॉर्टेंट टेंडर्स, माइनिंग के लीजेस, ये सब उन्हीं को मिलता है, जिसको जैसे हम बोलते हैं सैंड माफिया या माइनिंग माफिया। ये सब पॉलिटिकल पैटर्नेज, यानी पॉलिटिशियन उनको सपोर्ट करते हैं बाद में। तो ये पूरा प्रोसेस है, पहले इलेक्शन से पहले आप हमें सपोर्ट करो, फिर इलेक्शन के बाद हम आपको बचाएंगे, आपको सजा नहीं होगी, आपके अगेंस्ट जो केसेस हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। ऑल दिस इज द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द क्रिमिनल्स। इसमें कुछ डेटा है जो आप कोट कर सकते हो, ठीक है। 40% ऑफ द लोकसभा मेंबर्स एंड 23% ऑफ द राज्यसभा एमपीज हैव क्रिमिनल बैकग्राउंड, ठीक है। उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं, उनका बैकग्राउंड ही पूरा क्रिमिनल रहा है। इस चीज को जब इस पे अगर कोई आंसर ऐसे आता है, आप सीधे सीधे इस डेटा को कोट कर सकते हो। नेक्स्ट इज मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी, ठीक है। इस समय जो भी पावर में रहेगा किसी भी स्टेट में या सेंटर में, ठीक है, तो जितने भी मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी है, वो उसको अपने फेवर में यूज करने की कोशिश करता है, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। तो इलेक्शन के प्रोसेस में जैसे अगर कोई रिटर्निंग ऑफिसर है या किसी डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन ऑफिसर है, वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है वोटर्स को कि आप एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट दीजिए। इस तरह की एक्टिविटीज जो हो रही हैं, मिसयूज हो रहा है आपकी गवर्नमेंट मशीनरी का फॉर कमिंग इनटू पावर। दिस इज ऑल्सो अ सोशल इविल। नॉन सीरियस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू कट एंड स्प्लिट वोट्स, ये आजकल ये काफ़ी दिनों से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। जैसे एक पार्टी का मेंबर है और दूसरी पार्टी का मेंबर है, दोनों में बहुत ज़्यादा फाइट है, ठीक है। अब वो एक और इंडिपेंडेंट मेंबर खड़ा कर देगा तीसरी पार्टी का, ठीक है, या फिर उसी पार्टी का अपने आदमी को उसने खड़ा कर दिया जो वोट को काट देगा दूसरी पार्टी को जो मिलना था, ठीक है। तो स्प्लिट करवा देगा, या बट जाएंगे वोट या कट जाएंगे। तो ये बहुत एक तरह से काफ़ी फ्रिक्वेंट प्रैक्टिस हो गई है आजकल, जिससे एक पर्टिकुलर नेता का कद कम हो जाता है, खराब हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का खड़ा हो जाना, जिसका कोई लेना देना नहीं होता, जिसका कोई मोटिव ही नहीं होता कि वो पावर में आके लोगों की सेवा करे, ठीक है। जस्ट टू कट एंड स्प्लिट वोट्स ये लोग पावर में आ जाते हैं, ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं। तो इसको रोकने के लिए भी बात मांग उठती रहती है। नेक्स्ट इज कास्टिज्म एंड कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। कुछ पर्टिकुलर रीजन्स ऑफ इंडिया जहाँ की पूरी स्टेट पॉलिटिक्स कास्ट इक्वेशंस पे ही चलती है। फॉर एग्जांपल बिहार एंड यूपी, अक्सर यहाँ पे पॉलिटिकल इक्वेशन, जिसको सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं, उसका यूज करके बहुत सारी पार्टीज जो है पावर में आती हैं, ठीक है। तो मतलब आप एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हो तो आप अपने नेता को ही वोट करोगे। इस तरह की जो स्ट्रेटेजी है, ये कास्टिज्म और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। आप इसमें कई सारे नेताओं, कई सारे कास्ट यूनियंस रहती हैं जो डायरेक्टली प्रेशर ग्रुप्स की तरह से काम करती हैं और नेताओं को अप्रोच करती हैं, और वो बुरा मान जाती हैं या वोट नहीं करती कई बार, जस्ट बिकॉज उनकी कास्ट का कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट नहीं इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो सब कास्टिज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म इज द क्लैशेस ऑफ द रिलीजन्स टू अदर कम्युनिटीज, ठीक है। तो बेस्ड ऑन रिलीजन एंड रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एंड पोलराइजेशन, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। अगेंस्ट, देखो इसकी अपोजिट वैल्यू है ये, ठीक है। कम्युनलिज्म हो रहा है, पार्लियामेंटरिज्म होना चाहिए था, सेक्युलरिज्म होना चाहिए और फेडरलिज्म होना चाहिए था, बट इसकी जगह क्या हो रहा है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म
एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को लड़ा के उनके बीच में नफरत पैदा करके हेट स्पीचेस, हेट क्राइम्स का प्रोलिफरेशन बढ़ जाता है और उसके बेसिस पे लोग इमोशनली चार्ज होके रियल डेवलपमेंटल इश्यूज को इग्नोर करके, ठीक है, अपने एक रिलीजन के अटैचमेंट से मोटिवेट होके एक पर्टिकुलर रिलीजन के कैंडिडेट को वोट कर देते हैं और एक इस तरह से खबर फैलाई जाती है कि भाई ये पर्टिकुलर पार्टी सिर्फ इस पर्टिकुलर रिलीजन का सपोर्ट कर रही है या ये पर्टिकुलर पार्टी इस पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट है। तो इस तरह की जो धारणाएं चलती हैं और इस तरह के जो कॉन्सेप्ट चलते हैं, दिस ब्रेक्स द ट्रू मोटिवेशन ऑफ द जो भी वोटर है, ठीक है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाली जो बात होती है उससे डिविएट होके बायस्ड लाइंस पे सोचने लगता है और इमोशनल लेवल पे जाके वोटिंग करता है, जिससे एक एबल कैंडिडेट जो है वो पावर में नहीं आ पाता, ठीक है। तो दिस इज ऑल, दीज आर द इम्पोर्टेंट इश्यूज जो इलेक्टोरल में चल रहे हैं हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में। इसके अलावा भी कुछ इश्यूज हैं, जैसे डिग्रेडेड और डिस्ट्रॉयड मोरल वैल्यू सिस्टम इन पॉलिटिक्स। अब कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, ये सब चीज़ें हो रही हैं, मनी पावर, मसल पावर, इतने सारे क्रिमिनल्स हैं 50-60%। जब क्रिमिनल्स पॉलिटिशियंस हैं तो वैल्यू सिस्टम तो गिर ही जाना है, ठीक है। ये काफ़ी स्टडीज़ ये प्रूव करती हैं कि शुरू में जब इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम था 1951 का इलेक्शन से लेके आज तक, जिस लेवल की पॉलिटिक्स गिर गई है, जिस तरह से पर्सनल अटैक्स होने लगे हैं, स्कैंडल्स सामने आते हैं जस्ट टू गार्नर द वोट्स, ठीक है, जिस तरह से पोलराइजेशन हो रहा है, तो ये सब एग्जांपल्स हैं हमारे डिग्रेडेड मोरल वैल्यूज का, ठीक है। सामने वाले कैंडिडेट आपका अपोनेंट है बट आप उसका एज अ पर्सन तो रेस्पेक्ट करो। ये सब चीजें जो अब गिर गई हैं, दिस इज एग्जांपल ऑफ डिग्रेडेड मोरल वैल्यू सिस्टम इन पॉलिटिक्स, ठीक है। Next is the instances like one leader is being called by some Pappu or something. All these examples denote के भाई अपना हमारी politics का moral value system पूरी तरह से degrade हो गया है। Then next issue is electoral participation is only 66% in the latest Lok Sabha elections. तो ये डेटा जो है आप सीधा सीधा यूज कर सकते हो आपके आंसर्स को लिखने में कि भाई दिस इज ऑल्सो वन इशू कि 100% जनता अभी पूरी तरह से पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी हमारी अभी आप बोलो तो भाई केवल 66% डेमोक्रेसी हमने अचीव करी है, अगर आप इस तरह से इसको मेजर करो तो, ठीक है। तो एक तरह से इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन ये भी एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने एक बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट इज women constitute only 11.3% इन द 16th लोकसभा। ये डेटा आप पकड़ो और सीधा सीधा women's participation in Indian politics, पॉपुलेशन में कितना पार्टिसिपेशन है उनका, मोर देन अराउंड 50%, यानी 50-50 आदमी है, 50-50 women है, बट पॉलिटिक्स में कितने हैं, सिर्फ 11.3%। तो ये बहुत अंडर रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी पॉलिटिक्स में बढ़ना चाहिए, इसको रिलेटेड भी आप बात कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ट्रेंड्स इन वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स ऑफ लोकसभा किस तरह से रहा है। पहली लोकसभा में सिर्फ 4.4% वुमेन थी, ठीक है। 17th में कितनी हो गई, 14.4%, बट अभी भी 50% के टारगेट से बहुत कम है, ठीक है। इसमें राज्यसभा में आप देखो तो 6.9% सिर्फ जो एमपीज हैं वो वुमेन है। इसके अलावा लेटेस्ट जो है 11.4%, 17th लोकसभा यानी अभी वाली राज्यसभा में सिर्फ 11.4% वुमेन है। तो इस डेटा को भी आप डायरेक्टली कोट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें ग्लोबल एवरेज क्या है, पूरे विश्व में अराउंड 23% वुमेन आर देयर इन पॉलिटिक्स। तो अभी हम सिर्फ 14% पे पहुंचे हैं, तो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, ठीक है। अगर रैंकिंग के टर्म्स में बात करें तो इंडिया रैंक्स ऑन 153 आउट ऑफ 190 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वुमेन इन पीपल्स हाउस, लोअर हाउस, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी डेटा आप एक पकड़ लो, उसको यूज कर सकते हो, जैसे ये है करंट और एक कंपेरेबल डेटा, ठीक है। इसी तरह से आप अलग अलग इश्यूज के लिए कंपेरेबल डेटा कोट किया करो, ठीक है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो अब रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन क्या है कि मोर ऑफ अ रिकमेंडेटरी रोल है, एडवाइजरी रोल है, ठीक है। उसकी रिकमेंडेशन सरकार सुनती नहीं है, सारा इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करंट सिस्टम ऑफ जो ब्यूरोक्रेसी है उसी के अंडर में आता है। तो इलेक्शन कमीशन एक तरह से टूथलेस बॉडी है इन टर्म्स ऑफ जब तक इलेक्शन वो नहीं करवा रहा है, इसके अलावा सिर्फ उसका रिकमेंडेटरी नेचर है।
तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम में जो रिफॉर्म्स आना चाहिए उसके टर्म्स में वो सिर्फ एडवाइस दे सकता है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप ज़्यादा पावर्स दो। अपॉइंटमेंट्स टू ईसी नीड टू बी मोर ट्रांसपेरेंट। जो इलेक्शन कमीशन में जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं उसमें भी चेंजेस आना चाहिए सिस्टम में। और इसके रिगार्डिंग अभी लेटेस्ट ही एक मार्च 2023 में एक वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जिसमें अपॉइंटमेंट टू द इलेक्शन कमीशन को बहुत अच्छे लेवल पे रिफॉर्म करने की कोशिश करी है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे एक वैसे ही नॉर्मल मुझे एक कमेंट मिला ऑफ अ लीडर कॉल्ड सीताराम येचुरी, ही इज करंट एमपी। ठीक है, ही बिलोंग्स टू सीपीआईएम। ठीक है, इन्होंने बोला था कि 4 C's इन इंडियन पॉलिटिक्स क्या है। ठीक है, 4 C's है करप्शन, क्राइम, कम्युनलिज्म एंड कास्टिज्म। तो ये कहीं ना कहीं आप अपने एसेज में या उसमें कोट कर सकते हो इनको। ठीक है, एंड क्राइम इज द कॉमन फैक्टर अमंग ऑल द C's, यानी क्योंकि क्रिमिनल्स हैं पॉलिटिक्स में इसलिए करप्शन भी हो रहा है, ठीक है, कम्युनलिज्म भी हो रहा है और कास्टिज्म भी हो रहा है। तो 4 C में से एक C ही बाकी 3 C के बैकग्राउंड में है। ठीक है, तो इस चीज को आप कहीं ना कहीं अपने कंक्लूजन, बॉडी, इंट्रोडक्शन कहीं पे भी आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट कमिटीज। ये आपके एक तो आप जब कंक्लूजन लिखो किसी भी आंसर का उसमें आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। नॉर्मल सी सिर्फ कमिटी का नाम है। ठीक है, अब इस पे डिटेल में क्या कहा है उसमें से हम जब हम इसकी बात करेंगे ना कि क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए हैं या लाने चाहिए, उसमें हम इनके सारे पॉइंट्स हमने इसमें इनकॉर्पोरेट कर लिए हैं। बट यहाँ पे आप सिर्फ नाम याद रख लो, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू द प्रीलिम्स ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट। एंड जब आप आंसर लिख रहे हो तो ब्रैकेट में इन कमिटीज का नाम भी मेंशन कर दो, तो वो वैल्यू एडिशन आ जाता है आपके एग्जाम्पल्स में या आपके आंसर्स में। ठीक है, तो जेनरिक पॉइंट्स में लिखते समय भी अगर आप ब्रैकेट में इनमें से किसी कमेटी का नाम डाल दोगे तो डेफिनेटली वो आपके आंसर को एक वेटेज दे देगा। तो इंपॉर्टेंट कमिटीज कौन कौन सी आई हैं? दिनेश गोस्वामी कमिटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो 1990 में आई सबसे पहले। नेक्स्ट इज वोरा कमिटी जो किस पे बनाई गई? ऑन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। तो जब भी आप अपना सॉल्यूशन लिख रहे हो आप इस कमिटी का नाम मेंशन कर दो कि द रिकमेंडेशन ऑफ द वोरा कमिटी शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। तो योर कंक्लूजन टू द आंसर बिकम्स वेरी वंडरफुल। ठीक है, एंड देन इंद्रजीत गुप्ता कमेटी किसके लिए आई? स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस के लिए। ठीक है, ये सीधा सीधा एक मैच द कॉलम्स के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज वेंकट चलैया कमेटी, कमीशन टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशन दी थी रिगार्डिंग इलेक्टोरल सिस्टम। नेक्स्ट इज सेकंड ARC ऑन एथिक्स इन गवर्नेंस। ठीक है, जो वीरप्पा मोइली के लिए के टाइम पे आई थी। ठीक है, तो दीज आर द नेम्स ऑफ द कमिटीज। नेक्स्ट वी विल सी द रिफॉर्म्स। ठीक है, अब रिफॉर्म्स कैसी कैसी आई हैं उसको हम ट्रेस करेंगे, टाइमलाइन वाइज जाएंगे। तो 2000 से पहले कुछ रिफॉर्म्स आई सिस्टम्स में, कैसे कैसे आई, तो एक क्विक रिव्यू करते चलते आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो 21 एज हुआ करती थी वोटिंग की, वो 18 की गई। किसके थ्रू की गई? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1988 में आया। ठीक है, तो उसमें वोटिंग की एज 21 से 18। ये सीधा सीधा प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आपके स्टेट PCS में भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इज डेप्यूटेशन ऑफ द ऑफिसर्स टू द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अगर इलेक्शन पहले क्या हुआ होता था कि इलेक्शन कमीशन खाली रहता था, अपॉइंट ही नहीं करते थे, केवल डेप्यूट कर देते थे अलग अलग कैडर्स के ऑफिसर्स को डायरेक्टली टू द इलेक्शन कमीशन। तो ये अलाउ किया गया, पहले नहीं होता था, खाली पड़ा रहता था, तो इस चीज को अलाउ किया गया। नेक्स्ट वाज नंबर ऑफ प्रपोजर्स इन नॉमिनेशन पेपर्स फॉर राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल elections increased to 10% of the electors of a constituency or 10 or whichever is less। ठीक है, ये राज्यसभा इलेक्शन के टर्म्स में एक आप इसको जो है इंपॉर्टेंट चेंज बोल सकते हो। क्या होता है कि एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसमें नंबर ऑफ प्रपोजर्स चाहिए होते हैं एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को प्रपोज करने के लिए, तो वो बढ़ के 10% कर दिया था, पहले बहुत कम होता था। ठीक है, या 10% ऑफ द इलेक्टर्स ऑफ अ कंस्टिट्यूएंसी या फिर 10 होना चाहिए मिनिमम, ये बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द EVMs यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। ठीक है, पहले जो है आपका ठप्पे वाला सिस्टम चलता था, आप उसमें एक जगह एक पेपर होता था, उसमें आप अपना वोट लिख के और उसको मोड़ के पर्ची को उसमें डाल देते थे, फिर एक एक पर्ची गिनी जाती थी, तो वहां पे बूथ कैप्चरिंग का और पता चल जाता था कि किसने किसको वोट दिया है। तो कई बार उसका जो पर्टिकुलर वोटर है या सेट ऑफ वोटर्स है उनका
एक्सप्लॉयटेशन होता था। जब दूसरा, अगर आपने एक्स कैंडिडेट को चुना लेकिन वो नहीं आया पार्टी में, लेकिन वाई कैंडिडेट को पता चल जाता था कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है, तो वो फिर उनको हरास करते थे। ये चीज़ इसके बाद बंद हो गई। किसके बाद? ईवीएम्स आने के बाद, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो गया और जो है कॉन्फिडेंशियल हो गया। कॉन्फिडेंशियल हो गया, आप वोटर के तौर पे आप जिसको भी वोट दे रहे हो किसी को नहीं पता चल रहा है इसके आने के बाद। तो एक तो फूल प्रूफ हो गई, इसको टेम्पर नहीं किया जा सकता। दूसरा एफिशिएंट हो गया प्रोसेस, जल्दी हो जाता है इलेक्शन, जल्दी रिजल्ट आ जाता है, और इको फ्रेंडली भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आया? बूथ कैप्चर्ड पोल इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय इलेक्शन कमीशन। पहले क्या होता था कि पूरा एक पर्टिकुलर बूथ ही कैप्चर कर लिया, लेकिन उसको वॉइड डिक्लेयर करने का पावर नहीं था इलेक्शन कमीशन के पास, ये बाद में ऐड किया गया था। ठीक है, इसके बाद 6 ईयर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन फॉर इंसल्टिंग द नेशनल ऑनर्स एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट में कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर मेंबर की कुछ क्राइटेरियाज लिखे हैं। उसमें से ये क्राइटेरिया इसमें ऐड किया गया कि अगर आपने नेशनल ऑनर्स एक्ट के में आपका कन्विक्शन हुआ है 6 ईयर से ज़्यादा का, तो आप डायरेक्टली डिस्क्वालीफाइड होते हो इलेक्शंस के लिए। ठीक है, तो जैसा आप देख पा रहे हो कि कैसे चीज़ें इवॉल्व कर रही हैं। ठीक है, अगला क्या हुआ? सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ा दिए गए। अगर जो जमानत जब्त होती है ना, मतलब आप जब इलेक्शन के लिए खड़े होते हो तो आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट आपको जमा करना होता है। अगर आपने एक सर्टेन नंबर ऑफ वोट्स नहीं प्राप्त किए तो वो आपने जो पैसा जमा किया था वो जब्त हो जाता है। इस चीज़ को बोलते हैं जमानत जब्त हो जाना। तो फॉर लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए ये बढ़ा के 5,000 और 10,000 कर दिया गया। ठीक है, और 5,000 फॉर SC/STs ऑफ लोकसभा कैंडिडेट्स एंड 2,500 यानी 2.2500 फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ SC/ST कैंडिडेट्स। ठीक है, और 15,000 बढ़ा दिया गया प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 15,000 है एज ऑफ नाउ। ठीक है, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ प्रपोजर्स। 10 है अभी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। जो भी MLA आप खड़े हो रहे हो या MP लोकसभा का, तो उसके लिए आपको 10 प्रपोजर्स की आवश्यकता होती है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए 50 की होती है, और 5 से बढ़ा के 20 कर दिया गया फॉर वाइस प्रेसिडेंट। पहले 5 हुआ करता था, अब नंबर ऑफ प्रपोजर्स जो रिक्वायर्ड होता है आपको एक कैंडिडेट के नॉमिनेशन के लिए वो 20 कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद नो कॉन्टेस्ट अलाउड फॉर मोर देन 2 कंस्टिट्यूएंसीज। ठीक है, पहले ये होता था कि एक ही कैंडिडेट 4-4, 5-5 कंस्टिट्यूएंसी से लड़ लेता था। ठीक है, उसमें से एक के लिए हार गया या 2 के लिए जीत गया, ये सिस्टम होता था, लेकिन अल्टीमेटली एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को चूज करना पड़ता था। अब उसके केस में क्या है कि दोबारा से इलेक्शन करवाना पड़ता था। तो अब ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी तक लिमिट कर दिया गया है। पहले नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ज्यादा थी। हालांकि इसकी भी मांग उठती रहती है कि भाई 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्टिकुलर कैंडिडेट खड़ा क्यों हो, आप एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ो ना। नेक्स्ट इज गोइंग आर्म्ड टू और नियर अ पोलिंग स्टेशन इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस अप टू 2 years इन जेल विद फाइन। इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है, अगर आप एक पर्टिकुलर इलेक्शन बूथ है वहां पे आप पोलिंग स्टेशन के आसपास आप कोई भी हथियार लेके नहीं जा सकते, आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है, और ऐसा जेल है जिसमें आपको जमानत तक नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे इलेक्टोरल प्रोसेस को हैम्पर कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज नो सेल ऑफ लिकर ड्यूरिंग 48 आवर्स ऑफ पोल। ठीक है, ये एक बहुत मेजर प्रोमिनेंट इशू है भाई, जो हमें लिकर सप्लाई करेगा हम उसको वोट करेंगे, ये एक ट्रेंड चल पड़ा था। तो 48 आवर्स ऑफ विद इन 48 आवर्स, जिस दिन वोटिंग होनी है उसके 48 आवर्स पहले तक जो है सारी शराब की दुकानें बंद कर दी जाती हैं। ये ऐसा लॉ आ गया। ठीक है, बाय इलेक्शंस विद इन 6 months ऑफ वैकेंसी इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस चल रही हैं, ठीक है, उसमें किसी कैंडिडेट की डेथ हो गई या कुछ भी हो गया जिसकी वजह से वो सीट खाली हो गई, तो विद इन 6 month आपको वहां पे इलेक्शन कराना होता है। पहले ऐसा होता था कि भाई मतलब अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा पार्टी को, 2 लोगों को पैसे वैसे दिए कि आप अपनी वो छोड़ दो सीट, या फिर ऐसा हो जाता था कि भाई गोली मार दी, तो नंबर ऑफ मेजोरिटी जो अटकता था ना पावर में आने के लिए, ये कई बार ऐसा हो जाता। तो इस चीज़ को 6 months का कर दिया। नेक्स्ट इज अफेक्टिव कैंपेनिंग पीरियड, जो पहले 20 दिन का होता था उसको घटा के 14 दिन किया गया है, जिससे कि जो है एफिशिएंसी आए पूरी प्रोसेस में। नेक्स्ट इज रिफॉर्म्स सिंस 2000, ये भी अभी कंटिन्यूड है। ठीक है, मतलब 2000 तक तो वो सारी रिफॉर्म्स हुई। अब 2000 के बाद क्या रिफॉर्म्स आनी शुरू हुई, तो सबसे पहले जो आया
एग्जिट पोल्स बैंड ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड। एग्जिट पोल्स, और दो तरह के पोल्स होते हैं, एक होता है ओपिनियन पोल्स, एक होता है एग्जिट पोल्स। ओपिनियन पोल होता है बिफोर द इलेक्शन, जो जनता की नब्ज नाप के, आपने काफी सारे देखे होंगे कि भाई ओपिनियन पोल आ रहा है फिर एग्जिट पोल आ रहा है। तो एग्जिट पोल बैन कर दिए गए इलेक्शन के पीरियड में, जब तक इलेक्शन चलेगा, जितनी तारीख से, अगर 1 से लेकर 15 तारीख तक इलेक्शन चल रहा है, उस बीच एग्जिट पोल नहीं आप डिक्लेयर कर सकते या पब्लिक कर सकते, उस पर बैन है, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्शन एक्सपेंडिचर सीलिंग। ये आप कितना खर्च कर सकते हो एक पर्टिकुलर इलेक्शन में एज अ पर कैंडिडेट, ये लिमिट डिसाइड कर दी गई, ठीक है। आप 40 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते, 16 से लेके 40 लाख से के बीच में आप लोकसभा इलेक्शन के लिए, और 8 से लेके 16 लाख के बीच में आप एमएलए के तौर पे, आप जो भी खर्चा कर रहे हो वो वहां पे काउंट करता है, एक ऑडिटर होता है, ठीक है। तो ये क्योंकि बेद इंतहा पैसा खर्च होता है इस चीज पे, तो इस पे एक कैप लगाने के लिए, हालांकि इन प्रैक्टिस वो काफी सारे लूप होल्स हैं जिसका यूज करके करोड़ों अभी भी लगता है, बट स्टिल देयर इज अ प्रोसेस, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड पोस्टल बैलेट टू सर्टेन गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो पोस्टल बैलेट वाला सिस्टम ईवीएम आने के बाद से पोस्टल बैलेट सिस्टम बहुत सर्टेन, बहुत लिमिटेड कर दिया गया है, कुछ लोगों के लिए ही है, जैसे जिसकी इलेक्शन में ड्यूटी लगी होती है तो वो पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना वोट देते हैं। नेक्स्ट इज सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिविंग अब्रॉड कैन ऑल्सो वोट, ये इंट्रोड्यूस किया गया है आफ्टर 2000, ठीक है। नेशनल वोटर्स डे मनाया जाने लगा है 25 जनवरी, जो 2011 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द पोलिंग एंड काउंटिंग प्रोसीजर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इम्प्लीमेंटेशन, और वोटिंग थ्रू प्रॉक्सी, यानी आर्म्ड फोर्सेस के पीपल के लिए एक तो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, इसके अलावा प्रॉक्सी के थ्रू वोट कर सकते हो, ये सुविधा आ चुकी है। जैसे आर्म्ड फोर्सेस पीपल है, उनकी ड्यूटी लगी है बॉर्डर्स पे, तो उनके बिहाफ पे एक पर्सन को ऑथराइज कर दिया जाता है और वो उनके बिहाफ पे जाके वोट डाल के आता है, तो ये सुविधा शुरू हो गई थी बाद में 2000 के बाद। नेक्स्ट इज कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस ऑफ इलेक्टर्स विद कलर्ड फोटो आईडीज, वोटर आईडी जो आपने देखी होगी, ठीक है। वोटर आईडी अलोंग विद द आधार सीडिंग टू एलिमिनेट बोगस एंड डुप्लीकेट एंट्रीज, मतलब एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में एक ही नाम से 4-4, 5-5 वोटर्स चल रहे हैं, तो फर्जी वोटिंग बहुत होती थी। इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए कलर्ड फोटो की वोटर आईडी चल रही है, उसके साथ साथ आधार की सीडिंग कर दी, तो जो बोगस और फेक जो वोटर आईडीज थी वो हट गई हैं काफी सारा। नो कैश डोनेशंस अबव 2000, ये इंट्रोड्यूस किया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये जो लेटेस्ट आया था एकदम, ठीक है, हालांकि इसका बहुत क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है प्रोसेस। इसके बाद भी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये एक काफी फेमस एनजीओ है जो इस फील्ड में, यानी पॉलिटिकल जो आपका इलेक्टोरल सिस्टम है उसको रिफॉर्म करने के, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए काफी काम करती है। तो इसने रिकमेंड किया है कि फुल डिटेल्स ऑफ ऑल द डोनर्स बी मेड अवेलेबल फॉर पब्लिक स्क्रूटिनी अंडर आरटीआई इन केस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अभी इसमें क्या होता है कि आप बॉन्ड्स खरीदते हो, लेकिन आपकी किसने किस पार्टी के लिए बॉन्ड खरीदा इसका कोई पब्लिक नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट के पास इसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर कोई पर्टिकुलर डोनर एक पार्टी को सपोज डोनेशन कर रहा है, तो दूसरी पार्टी उसका मिसयूज कर सकती है पावर में, जो खासकर जो पार्टी पावर में है वो सामने वाले डोनर को हैरेस कर सकती है। तो अगर ये पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट बना दिया जाए तो ये इस तरह से क्या है कि वो पर्टिकुलर डोनर को इन्फ्लुएंस कर रही है कि आप हमारी ही पार्टी को फंडिंग दो, नहीं तो हम आपको सजा दिलवा सकते हैं या कुछ आपको टेंडर नहीं देंगे या ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। तो इसको ट्रांसपेरेंट बनाने की बात कही गई है, जैसा कि भूटान, नेपाल, जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील, बल्गेरिया, यूएस एंड जापान, सब जगह ऐसा हो रहा है कि बॉन्ड सिस्टम है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदते हैं लोग, लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट की जाती है, ठीक है, पब्लिक की जाती है आरटीआई के थ्रू। तो ऐसा अभी हुआ नहीं है, ये अभी सिर्फ रिकमेंडेशंस में है। नेक्स्ट इज अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट, द माई बाप, द गारंटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द हार्ट एंड सोल जो है हमारा आर्टिकल 32, उसका हमारा अन्नदाता, ठीक है। तो इन्होंने काफी सारे इंटरवेंशंस किए हैं, इन्हीं की वजह से, इन्हीं के वर्डिक्ट्स की वजह से इतना सारा रिफॉर्म आया है हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में। तो टाइमलाइन वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले 2003 में क्या कहा उन्होंने, वोटर हैज फंडामेंटल राइट टू नो असेट्स, लायबिलिटीज एंड क्वालिफिकेशंस एंड क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स। तो आज जो भी कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है उसको नॉमिनेशन फाइल करना है, उसमें उसको ये सारी चीजें पब्लिकली डिक्लेयर करनी पड़ती हैं कि मेरे पास पैसा कितना है, मेरे पे कर्जा कितना है, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है,
और मेरे अगेंस्ट कितने क्रिमिनल केसेस या सिविल केसेस हैं, ये सारी चीज़ें डिक्लेयर करना पड़ता है। ये इसके पहले नहीं होता था, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर किया थैंक्स टू द PIL सिस्टम, ठीक है, जिसके बाद ये चीज़ें हो पाई। फिर 2013 में फ्रीबीज विशिएट इलेक्टोरल प्रोसेस आस्क्स इलेक्शन कमीशन टू फॉर्म गाइडलाइंस ऑन फ्रीबीज। क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे फ्री चीज़ें बांटने के वादे कर देती है वोटर्स के साथ, फिर इससे इन्फ्लुएंस होता है, एक तरह से आप रिश्वत दे रहे हो वोटर को कि आप ऐसा करो तो हम ऐसा करेंगे। तो इसके अगेंस्ट गाइडलाइंस बनाने को जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इलेक्शन कमीशन के आप इसमें क्लियर कट गाइडलाइंस बनाओ कि किस तरह से आप फ्रीबीज दे सकते हो, किस केस में नहीं दे सकते हो, किस पर्टिकुलर जो है डिक्लेरेशन जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो डिक्लेयर करते हैं उसको हम फ्रीबी माने, किसको नहीं माने। हालांकि इसमें अभी कुछ इसके आगे बात नहीं हुई है। फिर इसके अलावा ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP MLA विद कन्विक्शन फॉर मोर देन 2 years, सेक्शन 8(4) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन एक्ट, इसको नल एंड वॉइड घोषित किया। और कोई भी MP या MLA जिसको 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है, ऑटोमेटिकली उसकी MP या MLA की सदस्यता रद्द हो जाती है। लेटेस्ट एग्जाम्पल इज राहुल गांधी, उनको 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मेंबरशिप चली गई, ठीक है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट इज नोटा, नन ऑफ द अबव कंपल्सरी ऑन बैलेट पेपर्स एंड EVMs, ठीक है। ये 2013 में आया था। नोटा क्या होता है? नन ऑफ द अबव, मतलब जब आप EVM में वोट डालने जा रहे हो, अगर आपको लगता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जितने भी कैंडिडेट्स ने इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन किया है, मुझे इनमें से एक भी ढंग का नहीं लग रहा, ठीक है, आई डू नॉट फाइंड एनी पर्सन वर्दी इनफ टू बी इलेक्टेड फ्रॉम माई कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है, तो आई कैन चूज नन ऑफ द अबव। तो ये ऑप्शन कंपल्सरीली होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2013 में। नेक्स्ट इज 2014 में क्या हुआ? 1 year डेडलाइन फॉर लोअर कोर्ट्स टू कंप्लीट ट्रायल केसेस इन केस ऑफ MP एंड MLA। जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग जो बात की जाती है कि इतने सारे क्रिमिनल्स पॉलिटिशियन बन के आ गए हैं, उसको सॉल्व करने के लिए ये एक व्यवस्था आई थी कि विद इन 1 year सारे लोअर कोर्ट्स जो है कन्विक्शन का रिजल्ट देंगे, ठीक है, कन्विक्शन को फास्ट ट्रैक करो। बट इस पे भी इम्प्लीमेंटेशन बहुत लैकलस्टर रहा, बहुत स्लो रहा, अभी तक इसके बारे में कोई बात नहीं होती, ठीक है। इसके बाद 2015 में कैंडिडेट इलेक्शन विल बी नल एंड वॉइड इफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स डिस्क्लोज्ड, ठीक है, अनडिस्क्लोज्ड। अगर किसी कैंडिडेट ने अपने खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस या सिविल कोर्ट चार्जेस को डिक्लेयर नहीं किया है या छिपाने की कोशिश करी है वाइल फाइलिंग द नॉमिनेशन पेपर्स, तो उसका इलेक्शन नल एंड वॉइड घोषित हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला आया था 2015 में बाय द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट इज 2016 में हुआ, SC gave wider interpretation to the section 123(3) of Representation of the People Act 1951, which prohibits the appeal of vote in the name of religion by any candidate, his election agent or any other person with consent of the candidate। मतलब अगर आप रिलीजन के नाम पे वोट की अपील कर रहे हो, या तो कैंडिडेट खुद कर रहा है, या कैंडिडेट का इलेक्शन एजेंट कर रहा है, या ऐसा कोई पर्सन जिसके पास सहमति है उस कैंडिडेट की और उसकी सहमति से वो ऐसा कर रहा है कि रिलीजन के नाम पे वोट मांग रहा है, उसका जो है इलेक्शन नल एंड वॉइड घोषित हो जाएगा। सीधा सीधा ऐसा 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। और लेटेस्ट अरेंजमेंट जो बहुत बड़ा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स माना जा रहा है वो है अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, मार्च 2023 में जिसका वर्डिक्ट आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट हो रहा है, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। उसको अभी क्या हो रहा है कि करंटली गवर्नमेंट ही अपने हिसाब से अपॉइंट कर देती है किसी को, जबकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है जिसमें इंडिपेंडेंस होना चाहिए एक लेवल का, ठीक है। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नई व्यवस्था दी है कि अ कमिटी कंप्राइजिंग द प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया will advise the president on appointments to the election commission of India until parliamentary elects a law
ऑन द सब्जेक्ट। यानी एक नए लॉ आने तक एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे। ठीक है, ये तीनों मिलके एडवाइस करेंगे कि किसको बनाया जाएगा नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो ये करंट रिफॉर्म आया है, काफ़ी बड़ा, काफ़ी रिमार्केबल रिफॉर्म इसको माना जा रहा है। नेक्स्ट वुड बी, अच्छा इस केस में एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, इस फैसले में एक चीज़ और कही थी कि जो सैलरी है, सैलरी ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर विल बी चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अभी इसकी सैलरी लॉ कमीशन से आती है, तो वो एक तरह से इंडिपेंडेंस को कहीं ना कहीं हैम्पर करता है। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी अगर लॉ कमीशन यानी गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, तो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो क्यों अगेंस्ट जाएगा, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे उसको पूरी इंडिपेंडेंस दी गई, ऑटोनॉमी दी गई कि आपकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डायरेक्टली आएगी, आप नहीं हो रेस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन क्या है, रीसेंट इनिशिएटिव्स बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही लेके आया है, काफ़ी सारे प्रोएक्टिव हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स रहे हैं, स्टार्टिंग विद द TN सेशन, जिनका हर बार आप एथिक्स के आंसर्स में नाम कोट करते हो। ठीक है, एक इलेक्शन कमिश्नर के पास कितनी असली पावर होती है वो उन्होंने दिखाया था। ठीक है, तो इसके बाद काफ़ी सारे हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स आए जिन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी रिकमेंडेशन दी हैं, बट उसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है, और वो इलेक्शन कमीशन हर बार अपनी रिकमेंडेशन में बोलता है कि मुझे टूथलेस बॉडी नहीं रहना, मुझे पावर्स दो। ठीक है, बट स्टिल जो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट मतलब इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए या अफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड बढ़ाने के लिए जो लाया है इलेक्शन कमीशन, उसमें से ये लेटेस्ट है। जैसे सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ये एक ऐप लेके आया जो है इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट इज मॉडल पोलिंग स्टेशन का कॉन्सेप्ट लेके आया, जहाँ पे हर एक चीज़ बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से, वहाँ पे अवेयरनेस वो भी है काफ़ी। अगर आपने देखा हो तो एक मॉडल पोलिंग स्टेशन एक इतने अच्छे तरीके से सजाया जाता था जिसमें बहुत सारी चीज़ें काफ़ी इनोवेटिव तरीके से डाली गई थी। इसके बाद कमिटी फॉर एक्सेसिबल इलेक्शन एट नेशनल एंड स्टेट लेवल, इलेक्शन को पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कैसे एक्सेसिबल बनाएं, कैसे आपका पोलिंग स्टेशन एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एक्सेसिबल हो, उसमें रैंप हो, ठीक है, व्हील चेयर का अरेंजमेंट, ये सब चीज़ें का खास ख्याल रखा गया बाय अपॉइंटिंग दिस कमिटी फॉर एक्सेसिबल इलेक्शन इन नेशनल एंड स्टेट लेवल। इस पर काफ़ी अच्छा फ़ायदा, मतलब काफ़ी प्रशंसा भी हुई थी टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इलेक्टर्स वेरिफिकेशन प्रोग्राम, ये काफ़ी बड़ा ड्राइव कैंपेन चला था जिसमें आधार सीडिंग करी गई और बोगस वोटर्स की लिस्ट बिल्कुल बहुत एकदम से आधी से आधी हुई है किसी किसी पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में। नेक्स्ट इज सी विजिल ऐप का लॉन्च हुआ, जिसमें आप, अगर आपने कहीं भी देखा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है यानी आचार संहिता का उल्लंघन अगर आपने देखा है, तो आप सीधे इस ऐप पे रिपोर्ट कर दो, आपकी कंप्लेंट अनोनिमस रहेगी और उस पर एक्शन भी तुरंत लिया जाएगा। नेक्स्ट इज वोटर हेल्पलाइन ऐप टू ईज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आप अपना नाम अगर वोटर आईडी में जुड़वाना चाहते हो वोटर लिस्ट में, तो उस प्रोसेस को ईज आउट करने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप आई थी। इसके अलावा दिव्यांग सारथी एंड दिव्यांग डोली, अगेन ये इसी से रिलेटेड है, जो कमिटी ऑफ एक्सेसिबल इलेक्शन उनका ही ये रिकमेंडेशन था, तो ये दोनों चीज़ें लॉन्च हुई। इसके बाद कम्युनिटी रेडियो स्टेशन टू इंक्रीज द अवेयरनेस रिगार्डिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद मेन स्ट्रीमिंग द इलेक्टोरल लिटरेसी, इसमें ELC प्रोजेक्ट का लॉन्च किया था इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है, तो दीज आर ऑल द सिस्टमिक इनिशिएटिव्स। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं जो रिकमेंडेशन दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम। ठीक है, एक तो है कि भाई बैन ऑन ओपिनियन पोल्स ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो अभी एग्जिट पोल्स बैंड हैं लेकिन ओपिनियन पोल्स अभी भी आते रहते हैं। तो इसमें जो कंसर्न्स आते हैं कि भाई आप झूठ बता के सैंपल साइज कितना है एक पर्टिकुलर ओपिनियन पोल का, आप इन्फ्लुएंस करते हो वोटर को कि भाई इस बार तो फलाने लीडर की ही सरकार आ रही है, फलानी पार्टी की ही सरकार आ रही है, तो इस पर बैन लगना चाहिए। तो ये अभी बैन तो हुआ नहीं है लेकिन रिकमेंडेशन दे चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज वर्मा कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जो 2015 में बनी थी, उसने रिकमेंडेशन दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज भी रिक्वायर्ड टू फील्ड एटलीस्ट 30% फीमेल कैंडिडेट इन इलेक्शंस, वो ऐसा करें।
ये वर्मा कमेटी आफ्टर द निर्भया केस बनी थी, तो इसमें उन्होंने एक्स्ट्रा जाके भी, मतलब एक्स्ट्रा माइल जाके भी उन्होंने काफी रिकमेंडेशन दी थी. दिस विल इंश्योर द अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन टू इंश्योर फेयर पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीवन इन द इलेक्शंस. ठीक है. इसके बाद डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दिया कि कैंडिडेट्स चार्ज विद द सीरियस ऑफेंसेस शुड बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम रनिंग फॉर ऑफिस. मतलब वो इलेक्शन के लिए खड़ा ही नहीं हो सके, ऐसी व्यवस्था बना दो. फिर 2017 में ECI मेड दिस प्रपोजल इन द लेटर टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ. तो एक रिकमेंडेशन के फॉर्म में ही गया, अभी तक इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ है. रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया. तो इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने 2019 में सजेस्ट किया है कि भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये भी एक बहुत बड़ा पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने के लिए या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्ट करने के लिए ये बहुत बड़ा वो बन रहा है. तो अंडर द MCC यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में हमें जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी लाना चाहिए, जिससे हम उसको सही से रेगुलेट कर पाएं. पॉलिटिकल पार्टी डिस्क्लोज देयर इलेक्शन रिलेटेड फंडिंग एंड एक्सपेंडिचर. ठीक है. 2019 में दिस रिकमेंडेशन वाज मेड इन लेटर टू द मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस. अगेन कि भाई आप अपनी फंडिंग और एक्सपेंडिचर रिलेटेड, कि आपको कितनी फंडिंग मिली, आपने कितना खर्च किया, ये सारी चीजें पब्लिकली आप डिस्क्लोज करो. इसके लिए भी रिकमेंडेशन दिया था. प्रोहिबिशन ऑफ कैंडिडेट विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स. जो लॉ कमीशन की 255th रिपोर्ट थी, उसमें लॉ कमीशन ने बोला है कि भाई जिन भी कैंडिडेट का क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको इलेक्शन में खड़े ही नहीं होने दिया जाए. नेक्स्ट इज जो भी लेटेस्ट आया, इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021, जिसमें बोला गया है कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स टू रिक्वायर द एग्जिस्टिंग और प्रोस्पेक्टिव इलेक्टर टू प्रोवाइड द आधार नंबर फॉर द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी ऑन अ वॉलंटरी बेसिस. ठीक है. ये इस पर काफी विवाद हो रहा था कि भाई आधार और वोटर की लिंकिंग क्यों करनी है, बट बोगस वोटर्स हटाना है. तो अभी तक बोल रहे थे कि भाई इलेक्शन कमीशन को इस चीज का पावर नहीं है. तो ये वाला लॉ अमेंडमेंट एक्ट लेके आई गवर्नमेंट, एंड उसके बाद आधार और वोटर आईडी की लिंकिंग पॉसिबल हो पाई. और अभी भी लेकिन ये वॉलंटरी बेसिस पे है. ठीक है. नेक्स्ट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड टू फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट, ई पोस्टल बैलेट सिस्टम फॉर ओवरसीज इंडियन वोटर्स. जो आउटसाइड इंडिया रहते हैं, जो वोटर्स NRIs या OCIs, उनके लिए ई पोस्टल बैलेट की व्यवस्था हो, ऐसा प्रपोजल अभी दिया है. ये लेटेस्ट न्यूज है विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्टोरल प्रोसेस. नेक्स्ट इज लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स. ठीक है. ये मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा क्योंकि काफी एक्सटेंसिव रिपोर्ट है. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये AP शाह थे, जस्टिस AP शाह. इन्होंने लॉ कमीशन हेड किया था और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी हैं अलग अलग, बहुत डिटेल में, अलग अलग इश्यूज पे. तो इसको मैंने डिटेल में लेके कंपाइल किया है आपके लिए. जल्दी जल्दी देखते हैं. इलेक्शन फाइनेंस कैसे होगा, मतलब कैसे फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शन की. तो वैसे तो उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई कंप्लीट स्टेट फंडिंग, मतलब पूरा ही खर्चा गवर्नमेंट उठाए, ये पॉसिबल नहीं है अभी. लेकिन इनडायरेक्ट इन काइंड सब्सिडीज कैन बी एक्सपेंडेड. जो हम काइंड में, मतलब पैसे देके नहीं, लेकिन कुछ सब्सिडीज देके पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन के प्रोसेस को वो कर सकते हैं. ठीक है. थोड़ा सा कम खर्ची वाला. regulating the election expenses should be from the date of the notification of the election to the date of the declaration of the result. जो हम इलेक्शन में जो खर्चा हो रहा है उसका जो ऑडिट करते हैं वो स्टार्ट हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन इटसेल्फ. ऐसा मतलब रिकमेंडेशन दिया है लॉ कमीशन ने. कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द कंपनीज फंड्स टू अ पॉलिटिकल पार्टी शुड बी डिसाइडेड दैट एट द कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग इंस्टीड ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है. ये एक बहुत टेक्निकल है, बट ये एनुअल जनरल मीटिंग जिसमें सारे कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स आते हैं, वहां डिसाइड होना चाहिए कि आप किस पार्टी को फंडिंग दोगे. ठीक है. और कितनी फंडिंग दोगे, रादर देन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो काफी प्राइवेट क्लोज चैम्बर्स में होती है. इससे प्रोसेस और ट्रांसपेरेंट होगा. नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन आई फाइनेंस के केस में, पॉलिटिकल पार्टी शुड सबमिट एनुअल अकाउंट्स टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑनलाइन फॉर पब्लिक स्क्रूटिनी. मतलब सारे खर्चे का ब्यौरा सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑनलाइन दें और इलेक्शन कमीशन उसको वेबसाइट पे डाल दे, सो दैट इट बिकम्स ट्रांसपेरेंट फॉर एवरीवन टू सी कि भाई कौन कितना खर्चा कर रहा है, किसको कितनी फंडिंग मिल रही है. देन स्टेटमेंट ऑफ द इलेक्शन एक्सपेंडिचर टू बी फाइल्ड बाय एवरी पार्टी विद इलेक्शन कमीशन कंटेस्टिंग इलेक्शन विद इन 75 days ऑफ द असेंबली इलेक्शन एंड 90 days ऑफ द जनरल इलेक्शंस. ठीक है. मतलब ये बोल रहा है कि भाई आपको अपने खर्चे का ब्यौरा 75 दिनों के अंदर MLA को और 90 दिनों के अंदर लोकसभा इलेक्शन वाले जो है उसको सबमिट करना चाहिए
टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सारे अभी माने नहीं गए हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इलेक्टोरल सिस्टम शुड बी हाइब्रिड ऑफ बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन, ऐसा ये ओवरऑल इलेक्टोरल सिस्टम में चेंज के लिए रिकमेंडेशन है। एज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थियोरेटिकली बीइंग मोर रिप्रेजेंटेटिव व्हाइल द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इज मोर स्टेबल। तो वैसे तो इंडिया में करेंटली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम चूज किया गया है, बट इसके कुछ फ्लॉज हैं, मतलब ये बहुत लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। मतलब हो सकता है कि अभी जो करंट पार्टी जो पावर में है उसको हो सकता है कि सिर्फ 30% वोटर्स ने चुना हो और 70% नहीं चाहते, बट जस्ट बिकॉज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है उसकी वजह से बाकी 70% को भी करंट पार्टी इन पावर को मतलब एक तरह से टॉलरेट करना पड़ रहा है। तो दिस थिंग इज बीइंग सजेस्टेड कि भैया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लेके आ जाओ या मिक्स ऑफ बोथ ले आओ, जिससे और रिप्रेजेंटेटिव हो जाए हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस। तो ये सिस्टमिक जो है सिस्टमिक रिकमेंडेशन है, रिफॉर्म है, आप इसको वो कर सकते हो। नेक्स्ट इज एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया। Power to disqualify on the ground of defection should lie with the president or the governor instead of the speaker, ठीक है, or the chairman who shall act on the advice of Election Commission of India. This would be preserve the integrity of the speaker's office. अभी क्या है कि एंटी डिफेक्शन के केस में सारा डिसीजन स्पीकर पे लाई करता है और स्पीकर एक पार्टी से बिलोंग करता है, तो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या इंटेग्रिटी नहीं रह जाती उसकी पोस्ट की, क्योंकि वो एक पार्टीसन पर्सन हो जाता है। तो इस चीज में रिकमेंडेशन दी गई है कि आप डिफेक्शन के केस में डिसीजन लेने का जो पावर है या तो प्रेसिडेंट को दे दो या गवर्नर को दे दो, स्पीकर को मत दो, और वो एक्ट करें ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करे। तो दिस इज अ गुड रिकमेंडेशन टू मैनेज द डिफेक्शन वाला जो इविल्स आती हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसमें वो क्या बोल रहा है कि इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दो टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन इन टर्म्स ऑफ रिमूवेबिलिटी। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो प्रोटेक्शन है, बट बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर का कोई जो है इंडिपेंडेंस या प्रोटेक्शन नहीं है, उनको कोई ऑटोनॉमी नहीं है, ठीक है। और ये वाला तो हो ही चुका है कि भाई CEC एंड DC should be elected by the president by a 3-member collegium or a selection of the committee consisting of prime minister, leader of opposition एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तो लागू हो गया है, ये रिकमेंडेशन लागू हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज परमानेंट इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ये बात भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने करी है, तो एक तरह से जस्टिस AP शाह की रिकमेंडेशन को ही सुप्रीम कोर्ट ने लागू करवाने की कोशिश करी है। इसके बाद एक और रिकमेंडेशन आता है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको आप स्टैट्यूटरी बेसिस दो, ठीक है। MCC comes into effect from the day premature dissolution of the state of the or union territory assembly is announced, and it will remain in force till a new government is elected based on the SR Bommai judgment, ठीक है। तो MCC कब से लागू होती है? जिस दिन से, तो अभी के करेंट अरेंजमेंट के अनुसार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी जो आचार संहिता है वो लागू होती है जिस दिन से नोटिफिकेशन आता है और फाइनल न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाए तब तक के लिए, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट किसके थ्रू आया है? SR बोम्मई जजमेंट के बाद। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो पेड न्यूज का इशू है कि भाई न्यूज जो है एक पर्टिकुलर पार्टी ने पे कर दिया, उसके फेवर में न्यूज दिखाई जा रही है और एडवर्टाइजमेंट्स, तो इसको भी रेगुलेट किया जाना चाहिए। तो definitions of paying for news and receiving payment for news and political advertisements should be inserted in the section 2 of the Representation of the People's Act, ऐसा जस्टिस AP शाह ने बोला। नेक्स्ट इज make paid news an electoral offense with 2 years imprisonment by declaring it a corrupt practice of the section 100 of the Representation of the People's Act and undue influence ऑफ द सेक्शन 123। यानी वो सीधा सीधा जस्टिस AP शाह ने बोला है कि भाई आप पेड न्यूज को भी एक इलेक्टोरल ऑफेंस बना दो ना, जिसमें 2 साल की सजा हो, तो वो अपने आप उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, तो पेड न्यूज वाले जो ऑफेंसेस हो रहे हैं वो रुक जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगली रिकमेंडेशन वाज रिगार्डिंग ओपिनियन पोल्स, ठीक है। तो ये अभी हमने डिस्कस भी किया था कि एम्पावर इलेक्शन कमीशन विद वाइडर पावर्स टू रेगुलेट ओपिनियन पोल्स, ठीक है, प्रिंट प्लस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के केस में, to deal with their independence and robustness prohibited only within 48 hours now। अभी सिर्फ जो पावर है उसके अनुसार सिर्फ 48 आवर्स के ड्यूरेशन में, जब इलेक्शन हो रहा है उसके 48 आवर्स के ड्यूरेशन में वो रोक सकता है ओपिनियन पोल्स को, लेकिन
अगर प्रॉपर आप पावर्स प्रोवाइड करोगे तो वो एक पर्टिकुलर डे से बैन कर पाएगा जिससे इन्फ्लुएंस ना हो वोटर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपलसरी वोटिंग। क्या हमें वोटिंग कंपलसरी बना देनी चाहिए, पार्टिसिपेशन कम है इसके लिए? तो इसके रिगार्डिंग जो कमीशन ने कहा है कि इट इज़ हाईली अनडिजायरेबल, ये वॉलंटरी ही रखना चाहिए क्योंकि ये अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा, इलेजिटिमेट हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा और इसकी वजह से पॉलिटिकल क्वालिटी और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की क्वालिटी बढ़ेगी नहीं, आप उल्टा उनके लिए बहुत कंबरसम बना दोगे प्रोसेस को, ठीक है, मैनेज करना भी मुश्किल हो जाएगा। रिगार्डिंग इलेक्शन पिटिशंस, ठीक है, इलेक्शन पिटिशंस के रिगार्डिंग क्या कहा गया? इंट्रोड्यूस इलेक्शन बेंचेस इन ईच हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग jurisdiction ओवर ऑल इलेक्शन डिस्प्यूट्स अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट। यानी इलेक्शन के प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे वायलेशंस होते हैं, बहुत सारी शिकायतें आती हैं, ठीक है, बट वो एक बार इलेक्शन ओवर हो गया वो सारी शिकायतें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं, तो वो उसका सही रिजोल्यूशन टाइमली हो, इसके लिए हर हाई कोर्ट में इलेक्शन बेंचेस बना दो, ऐसा मांग करी गई है अंडर द आरपीए। Simpler procedure for presenting election petitions and daily trials within 6 months from the date of the presentation of the petition. Pass its order under section 98 within 90 days from the conclusion of the arguments. सीधा सीधा ये बात बोल रहा है कि भैया इलेक्शन पिटिशंस की जो आती हैं ना उसके प्रोसेस को, उसके रिजल्ट के प्रोसेस को आप फास्ट ट्रैक कर दो, ठीक है। तो दिस इज रिगार्डिंग द इलेक्शन पिटिशंस। नेक्स्ट सेक्शन जो आ रहा है दिस इज रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट्स जो आते हैं, यानी एक तरह से पेड न्यूज में भी इसमें भी आ गया। तो इसमें वो क्या बोल रहा है कि 6 months प्रायर टू द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द हाउस टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द इलेक्शंस, प्रिवेंट द यूज ऑफ पब्लिक मनी फॉर पार्टीशन पर्पस। मतलब जब इलेक्शन होने हैं उसके 6 महीने पहले पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स इन न्यूज एंड न्यूज़पेपर्स बंद हो जाएंगे, टीवी पे और न्यूज़पेपर्स पे बंद हो जाएंगे, ऐसा इलेक्शन कमीशन और हमारे लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन भेजा है, बट इस पे अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज अमेंड सेक्शन 33(7) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट टू परमिट कैंडिडेट्स टू स्टैंड फ्रॉम ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, अभी 2 है, ठीक है। तो ये सेक्शन 33 है जो वो बात करता है कि आप कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हो सकते हो, पहले 2 से ज्यादा था, अब 2 रह गया है, बट इसकी बात करी जा रही है कि 2 को भी 1 कर दो, 1 से ज्यादा सीट से आप खड़े ही नहीं हो सकते, आप जो भी कैंडिडेट हो। Next is debar independent candidates and allow only parties registered with the Election Commission of India under section 11(4) to contest लोक सभा और विधानसभा इलेक्शन। यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को खड़ा ही मत होने दो क्योंकि उनका काम ही सिर्फ वोट्स को काटना और स्प्लिट करना है, उनका कोई मोटिव फुलफिल नहीं हो पाता इवन आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड, तो इसको बंद ही कर दो, इसका एक रिकमेंडेशन दिया था लॉ कमीशन ने। इसके अलावा प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ कॉमन इलेक्टोरल रोल्स फॉर असेंबली, पार्लियामेंट्री एंड लोकल इलेक्शन, मतलब जितने भी तरह के इलेक्शंस हों सबके लिए इलेक्टोरल रोल एक ही बनना चाहिए, एक ही लिस्ट बने वोटर्स की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है इन टर्म्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन पर्पस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स बाय द लॉ कमीशन। एक बार क्विक कर्सरी लुक देख लेते हैं कि इसके अलावा भी हम और क्या कर सकते हैं, ठीक है। आई नो थोड़ा सा ज्यादा हो गया है बट बियर विद अस बिकॉज इसमें आपको पूरा कॉम्प्रहेंसिवली 1 घंटे के अंदर आपका पूरा डिटेल में आपको इतना सारा फॉर्डर मिल गया कि आपका पूरा इशू बहुत डिटेल में खत्म हो गया, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर इशू के लिए। नेशनल इलेक्शन फंड, सेट अप एन इंडिपेंडेंट नेशनल इलेक्शन फंड वेयर ऑल टैक्स फ्री डोनेशंस कुड बी मेड, इट कुड बी ऑपरेटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एनी इंडिपेंडेंट बॉडी। ये एक आउट ऑफ द बॉक्स सजेशन है कि भाई फंडिंग करनी है इलेक्शंस की, आप इलेक्शन फंड ही बना दो, जिसको जो दान करना है वो उस पर्टिकुलर इलेक्शन फंड में कर दे, ठीक है। अब जिसको भी जितने फंड की जरूरत है वो पार्टी अपने आप इलेक्शन कमीशन से पैसे मांग ले, ठीक है। तो ये प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो ऐसा बोलने की बात करी जा रही है। दूसरा, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स के लिए क्या बोल रहे हैं कि डीबार पर्सन अगेंस्ट हुम केसेस ऑफ हाइनेस ऑफेंसेस आर पेंडिंग इन कोर्ट्स, चाहे पेंडिंग भी हैं, अगर आपके अगेंस्ट हाइनेस ऑफेंसेस का केस लगा है तो आपको डीबार ही कर दें इलेक्शन लड़ने से। तो ये एक बोला गया है कि भाई इससे कोई क्रिमिनल को टिकट देगा ही नहीं, चाहे आपके कोर्ट में केस पेंडिंग हो या ना हो। नेक्स्ट इज डी रजिस्टरिंग पॉलिटिकल पार्टीज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है जिसको जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए क्योंकि अभी नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज 1500 से ज्यादा हो चुका है और ये पॉलिटिकल पार्टीज का यूज होता है सिर्फ ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने काफी बार रिक्वेस्ट करी है कि मेरे को किसी पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करने की पावर तो है लेकिन डी रजिस्टर करने की पावर नहीं है, तो ये मुझे दे दो, ठीक है।
अगर किसी पार्टी ने 10 साल या उससे ज़्यादा इलेक्शन लड़ा ही नहीं है तो उसको हम किस बेसिस पे टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट दें, ठीक है, क्यों हम देश के जो है एक्सचेकर, पब्लिक एक्सचेकर को हम नुकसान पहुंचाएं। तो उन्होंने बोला है कि भाई हमें डी रजिस्टर करने की पावर दो। और यहाँ पे डेटा के लिए आप बोल सकते हो कि ओवर 1900 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, 1900 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है। आफ्टर एवरी 2 days अ पॉलिटिकल पार्टी इज रजिस्टर्ड, हर दूसरे दिन एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होती है। इलेक्शन कमीशन को रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी बट डिड नॉट हैव द पावर टू डी रजिस्टर देम। एक बार रजिस्टर में लिख लिया उसको हटा नहीं सकता। नेक्स्ट इज मेक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मनी अमंग द वोटर्स बाय द कैंडिडेट्स, देयर एजेंट्स एंड सपोर्टर्स अ कोग्निजेबल ऑफेंस अंडर सीआरपीसी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर अगर कोई भी कैंडिडेट या उसका एजेंट पैसा बांटते मिल गया, उसको आप ऐसा ऑफेंस डिक्लेयर कर दो कि भाई उसको जमानत ही ना हो, इतना स्ट्रिक्ट बना दो, तो अपने आप जो है जो मनी पावर है वो हट जाएगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइकिंग द जेल टर्म फॉर फाइलिंग अ फॉल्स एफिडेविट, ठीक है। मतलब अगर आपने फॉल्स एफिडेविट दिया है, डिक्लेयर किया है टू द इलेक्शन कमीशन, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन गलत है अगर, तो आपको 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसा प्रावधान अगर आपने एक बार कर दिया ना, और 6 साल तक के लिए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ऐसा प्रावधान अगर आपने कर दिया ना, तो झूठ बोलने से पहले 10 बार सोचेगा। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज एवरी ईयर अराउंड 2.5 करोड़ यंग पीपल अक्रॉस द एज ऑफ 18 and become eligible to vote, but the law allows their registration only once a year on January. Due to this provision, crores of eligible youth are deprived of their right to vote, ठीक है। ये लॉ के हिसाब से है कि भाई 2.5 करोड़ लोग हर साल वोटिंग करने के लिए एलिजिबल बनते हैं, बट प्रोसीजर जो होता है वो सिर्फ जनवरी में होता है, तो इस वजह से काफी लोग वोट देने से छूट जाते हैं क्योंकि उनका वोटर आईडी में नाम नहीं होता, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता। तो इस चीज को आप चेंज करो, ये सिस्टमिक इशू है। नेक्स्ट इज वोटिंग राइट्स फॉर प्रिजनर्स। अभी हमारे यहाँ जो जेल में है उसके वोटिंग राइट्स नहीं है। बीइंग सेकंड क्लास सिटीजन्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम वोटिंग, उनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। बट नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिजनर्स अंडर ट्रायल्स एंड दोज इन लॉफुल कस्टडी। अभी के लिए प्रिजनर्स को तो नहीं है वोटिंग का राइट, लेकिन जो अंडर ट्रायल है, मतलब जो क्रिमिनल अभी तक बना नहीं है, उसके खिलाफ केस चल रहा है, या फिर जो केवल लॉफुल कस्टडी में है, उसको वोट देने से क्यों रोका जाए, तो इसकी डिस्टिंक्शन को भी सोचना चाहिए हमें। नेक्स्ट इज यूज ऑफ आधार to resolve the issue of migration and avoiding the duplication and easy incorporation of the minors in the electoral rolls after they turn 18। आप आधार का यूज परमिट करो, जो कि हो चुका है, ठीक है। जो नया लेटेस्ट लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया है, इलेक्टोरल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, उसमें ये चीज परमिट हो चुकी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिकमेंडेशंस, दिस इज फाइनल कंक्लूजन फॉर अस, ठीक है। आप इलेक्टोरल रिफॉर्म रिलेटेड जो क्वेश्चन या कोई भी ऐसा चीज़ आए, आप वहाँ पे चीज़ कोट कर सकते हो। तो व्हाट शुड बी द कंक्लूजन? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया आर क्रूशियल फॉर प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। तीनों ही चीज़ें कि भाई ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, सबको पता चल रहे क्या हो रहा है, फेयरनेस रहे, ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी रहे इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस बाय एड्रेसिंग द इशूज सच एज कैंपेन फाइनेंस। जो कैंपेन करने के लिए जो फाइनेंस है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसके अलावा क्रिमिनलाइजेशन बहुत ज़्यादा है एंड वोटर की एजुकेशन कम है, अवेयरनेस कम है। इस चीज़ को एड्रेस करना है। तो इंडिया कैन स्ट्रेंथन इज इलेक्टोरल सिस्टम एंड इंश्योर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाइवर्स वॉइसेस, जो अभी नैरो है, ठीक है, अभी रिप्रेजेंटेड, मतलब जो लैग्ड बिहाइंड है, उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं आ पा रहा है। कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ही डोमिनेट करता है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पावर, ये चीज़ कम हो जाएगी। देन these reforms will foster public trust and uphold the principles of democracy, fostering a vibrant and inclusive political landscape for the nation. So this is all about today's topic of electoral reforms in India. I hope you get a comprehensive clarity of the issue कि भाई कब क्या हो रहा है, कब कितना होना है, अब इसमें से कितना यूज करना है। मैंने इसमें इतने स्पेसिफिक पॉइंट्स भी आपको इसलिए दिए क्योंकि कई बार इलेक्टोरल रिफॉर्म से एक पर्टिकुलर छोटे से इशू पे भी उठा के क्वेश्चन पूछ लेता है। फॉर एग्जांपल डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमपीज, राहुल गांधी का जो हुआ, ये इस समय बहुत एक बड़ा इशू चल रहा है, इस पर एक 150 या 250 वर्ड्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कैसे आप इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन उठाओगे और उसको डायरेक्टली यूटिलाइज करोगे इन योर आंसर्स। ऑल्सो whenever you are writing a polity related essay, वहाँ पे भी आप अलग अलग जगह पे इन डेटास को यूटिलाइज कर सकते हो। रिलेटेड टू विमेन भी इसमें मैंने कई सारे पॉइंट्स दिए, ऐसे करके आप काफ़ी सारी चीज़ें यूटिलाइज कर सकते हो।
So we will be back with another issue number 2 soon. Till then, like, share and subscribe, and keep following our initiatives, free mentorship come test series also, and this current affairs series. Hope it remains beneficial for you. Like, share and subscribe, and comment us also, comment your feedback for the program and series. Thank you and have a nice day.